अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बच्चे। देखो जी, चैप्टर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उन बेसिक पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी हमने अप थ्रस्ट को देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है। आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास कि हम उसी अपथ्रस्ट फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितनी अपथ्रस्ट फोर्स उसके ऊपर लगती है जब एक ऑब्जेक्ट को हम किसी भी फ्लूइड के अंदर प्लेस करते हैं या सबमर्ज करते हैं। अब याद रखिएगा, इसी चीज के लिए हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है, दैट इज आर्शिमीडियस प्रिंसिपल। आर्शिमीडियस प्रिंसिपल को अगर सिंपल वे में मैं डिफाइन करूं तो इसलिए मैंने कहा है कि आर्शिमीडियस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट, कि कितनी अपथ्रस्ट फोर्स फ्लूइड एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये हमने कैलकुलेट करनी है। इस चीज के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी मुझे एक चीज कही थी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट चाहे वो टोटली और पार्शली इमर्स है लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है वो इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, कि कितना लिक्विड का वाटर उसने डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने का क्या मतलब है, जैसे लेट्स सपोज हम इस डायग्राम में देखें, ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखी थी कि यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्प्ले सबमर्ज है लिक्विड के अंदर, तो ये वेट ऑफ द लिक्विड है जो इसने नीचे से डिस्प्लेस किया, इसके इक्वल उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स एक्ट करेगी। अब इसी चीज को हमने अपथ्रस्ट फोर्स को कैलकुलेट करना है। इसके लिए अगर हम इसी को देखें कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसकी अपनी जो हाइट है वो हाइट कितनी है, दैट हाइट इज h, और ये किसकी इक्वल होगी, ये चीज आगे हमें यूज करनी है, इसलिए इस डायग्राम को बच्चे अभी से समझ लें। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसकी अपर सरफेस है उसकी हाइट लिक्विड से कि कितना वो अंदर है वो है h1, और जो नीचे वाली सरफेस है उसकी हाइट है h2। तो इट्स मीन h2 में से अगर h1 में माइनस कर लूं तो ये मेरे पास हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h। अब एक बात देखें तो इस सरफेस के ऊपर भी लिक्विड मौजूद है, उस वो लिक्विड इस सरफेस के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक फोर्स एक्ट करेगी। एक्चुअली वो प्रेशर है, जो प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है या अपथ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो प्रेशर एक्ट होता है, यहाँ पे हम अगर आप देखें बच्चे तो हाइट को देख चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि जो उसकी हाइट आती है वो आती है h2 माइनस h1। लेकिन अगर मैं प्रेशर की बात करूं कि कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा दो सरफेसेस के ऊपर, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, प्रेशर का ये फार्मूला होता है राउ जी एच। ये बच्चे आपने किस में देखा हुआ है, 9th क्लास में भी कैलकुलेट किया हुआ है कि प्रेशर राउ जी एच की इक्वल होता है। राउ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच क्या है, हाइट है। तो प्रेशर जो लोअर सरफेस के ऊपर होगा वो क्या होगा, राउ जी एच 2। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि कौन सी हाइट ज्यादा थी, तो अंडरस्टूड बात है h2 ज्यादा थी। अगर h2 ज्यादा है तो इट्स मीन p2 क्या है हमारे पास, ज्यादा है। और ये चीज हमने उस वक्त भी देखी थी, हमने कहा था ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, हायर से लोअर की तरफ क्या करती है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। अब हमने इसी प्रेशर को किसी तरह फोर्स की तरफ लेके जाना है, तो हमें ये बात पता है कि प्रेशर किसकी इक्वल होता है बच्चे, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यहाँ पे एरिया अगर आप देखें तो दोनों सरफेसेस का एरिया सेम है, एरिया को हम रहने देते हैं एक ही जगह कांस्टेंट। जहां पे हम जिस चीज को आप देखते हैं वो हमारे पास क्या है, वो फर्क आ रहा है हमारे पास प्रेशर का। तो F इज इक्वल टू पी है, तो अगर मैं फोर्स ऑन अपर सरफेस देखूंगा तो उस वक्त उसका प्रेशर भी क्या आएगा, P1 आएगा। P1 की जगह मैं राउ जी H1 पुट कर देता हूँ।
सिमिलरली जो F2 आएगा वो किसकी इक्वल होगा, P2A। तो rho g H2 इनटू एरिया आ गया। अब जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी हमने कहा है वो दो फोर्सेस के डिफरेंस होगी। लाजमी बात है, हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास H2 ज्यादा है, अगर H2 की वैल्यू ज्यादा है तो मेरे पास F2 की वैल्यू ज्यादा होगी। अब F2 एक्टिंग अपवर्ड, F1 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हमें पता है F2 ज्यादा है तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, अपवर्ड। एक्चुअली ये वही डिफरेंस इन फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डिस्प्लेस कराएगी। तो F2 हमारे पास किसकी, F किसकी इक्वल आ गया, F2 माइनस F1। यहाँ पे हमने दोनों की क्या पुट करनी है, वैल्यूज अगर आप पुट करें तो दोनों के अंदर डिफरेंस अगर आप सेम देखें तो डेंसिटी G एंड एरिया सेम है, वो कांस्टेंट आ गए, दैट इज H2 माइनस H1। तो यहाँ पे और H2 माइनस H1 की हमें वैल्यू पता है वो किसकी इक्वल है, H की इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एरिया दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर, जी किसकी इक्वल आ जाएगी चीज, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम हमने डिस्प्लेस की है। तो ये एच की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पुट करें तो जो अप थ्रस्ट फोर्स आई है मेरे पास वो किसकी इक्वल आ जाएगी, रो जी वी। यहाँ पे ये वी याद रखिएगा, दैट इज वॉल्यूम। इसका मतलब है अगर मेरे पास किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो और जी की वैल्यू हो तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज से वजह एक और चीज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये बेसिक एप्लीकेशन भी है हमारे पास आर्चिमिडियस प्रिंसिपल की, कि ये क्या कैलकुलेट कर सकता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकता है। ये आगे हमने लिखी हुई भी है, यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखें, हमें पता है कि अप थ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ द लिक्विड की इक्वल है। अगर मैं वेट ऑफ द लिक्विड कैलकुलेट कर लूं mg, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि mg को इक्वल पुट कर सकते हैं किसकी इक्वल, रो जी इंटू वी, क्योंकि वही थी। अब अगर मुझे mg की वैल्यू पता हो, क्योंकि हमने कहा है कि आप थ्रस्ट फोर्स वॉल्यूम पता हो, g की वैल्यू पता हो, तो यहाँ पे डेंसिटी को क्या लगा के हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज आगे हमारे पास एप्लीकेशंस के अंदर भी मौजूद है। अब इसी चीज के अंदर यहाँ पे मैंने आपको वजह एक डायग्राम दिखाई है कि शिप्स ऊपर सेल्स कैसे करती हैं। देखो, शिप का अपना एक वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसके ऊपर बायोनेट फोर्स लगती है इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर इट डिस्प्लेसेस, जिसकी वजह से अब लाजमी बात है ये बायोनेट फोर्स, हमारी कोशिश ये होती है क्योंकि शिप हम खुद डिजाइन करते हैं कि शिप हम इस तरह डिजाइन करें कि वो फ्लोट करे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक जहन में आता है, देखिए शिप किसकी बनी हुई है, स्टील की। जो नेल्स होती हैं, कील, वो भी किसकी बनी हुई है, स्टील की। अगर हम नेल को जैसे ही रखते हैं वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है, लेकिन शिप क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अब पहले सिंपल वे में आंसर करने के लिए तो हम कहते हैं कि इसकी बायोनेट फोर्स क्या है, शिप की वो ज्यादा है, नेल की कम है। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि दोनों स्टील है, दोनों की डेंसिटी सेम है। अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो इसका मतलब है कि फिर दोनों को सिंक करना चाहिए। फिर शिप के अंदर कौन सी ऐसी खास बात है कि शिप क्या करती है, फ्लोट करती है। इस चीज को समझने के लिए एक चीज याद रखिएगा बच्चे, शिप मेटल की बनी हुई है, ऑल दो मेटल इज डेंसर देन वाटर। इस वजह से तो शिप को क्या करना चाहिए था, सिंक करना चाहिए था। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि शिप के अंदर एम्प्टी चैम्बर्स रख देते हैं। अब एम्प्टी चैम्बर से होता क्या है, देखो हमें पता है कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब हमने शिप का वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाती है, किसकी वजह से हुई है, ये जो हमने चैम्बर एम्प्टी रखे हैं और इन्हें हम बायोनेंसी चैम्बर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी वजह से बायोनेट फोर्स इंक्रीज की है। यही वजह है कि जिसकी वजह से शिप हमारे पास क्या करती है, फ्लोट करती है। सेम एप्लीकेशन एक हमारे पास डाइवर्स की भी होती है। ये जो डाइवर्स होते हैं
वो कैसे फ्लोट कर रहे होते हैं। अब याद रखिएगा, डाइवर्स जैसे ही इसके अंदर छलांग लगाते हैं, वो अपनी बॉडी शेप इस तरह रखते हैं कि जो उनकी बॉडी अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करे वो क्या हो, वेट के इक्वल हो, जिसकी वजह से वो हमेशा किसके ऊपर रहते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं और फ्लोट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एप्लीकेशन अगली बच्चे मैंने आपको अभी ये बता भी दी है कि डेंसिटी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो अपथ्रस्ट का फार्मूला था वो था rho gv वॉल्यूम, और mg क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर उसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से जब ये चारों वैल्यूज हमें पता होती हैं, या हम यहीं पे अगर आप देखें तो जी के साथ जी को क्या करते हैं, कैंसिल। मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर ले, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, जिससे आसानी से हमें क्या चीज आइडिया हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चे जो लाइफ जैकेट्स होती हैं जिनकी वजह से आप फ्लोट करते हैं, वो भी कैसे डिजाइन होती हैं। उनको भी डिजाइन करने के लिए एक ही चीज है कि हम उसके ऊपर बायोनेट फोर्स को इंक्रीज करते हैं, अब ताकि उसकी मदद से हम क्या कर सकें, डूबने से बच सकें। और बायोनेट फोर्स को इंक्रीज कैसे किया जाएगा, या वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इंक्रीज किया जाएगा, या हम उसकी डेंसिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और डेंसिटी हमें पता है कैसे कम की जाती है, जैसे हमने शिप के अंदर। यहाँ पे बच्चे सिमिलर जो एप्लीकेशन एक मौजूद है सबमरीन्स की। देखिए बेसिक जो डिफरेंस है शिप्स और सबमरीन्स के अंदर क्या है, शिप्स हम हमेशा चाहते हैं फ्लोट करें, लेकिन सबमरीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर भी मूव कर सकती हैं, इनटू द वाटर भी जा सकती हैं। इसका मतलब है सबमरीन फ्लोट भी करती हैं, सिंक भी करती हैं, और सिंक भी अपने मकसद के लिए, दूसरा डूबना नहीं है। अब ये होगा कैसे, देखिए सबमरीन्स को हम जब डिजाइन करते हैं, अगर उसने फ्लोट करना है तो फ्लोट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसका वेट होगा उस वेट को उस वक्त वेट बायोनेट फोर्स के हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि यही जो सबमरीन है ये सिंक करे, डाउनवर्ड मूव करे, तो हमें पता है कि दो फोर्सेस लग रही हैं, एक बायोनेट फोर्स अपवर्ड और एक वेट। तो इसके अंदर बच्चे हमारे पास बहुत सारे चैम्बर्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर हम वाटर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वाटर फिल करना हम उसके अंदर स्टार्ट करेंगे तो ओवरऑल सबमरीन का वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही वेट इंक्रीज करेगा, और तो बायोनेट फोर्स तो सेम रहेगी, वेट इंक्रीज करेगा तो ये डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। उस वक्त जिस सबमरीन किधर जाएगी, डाउनवर्ड। अब आप चाहते हैं कि सबमरीन वापस अपनी सरफेस पे आ जाए, वाटर सरफेस के ऊपर, तो आप उन्हीं चैम्बर्स के अंदर ये देखें जो पहले एम्प्टी था फिल्ड है, उसी को क्या करना शुरू कर देंगे, खाली करना शुरू कर देंगे। जब आप उस वाटर को अंदर से डिस्प्लेस निकाल लेंगे तो वेट ऑफ द सबमरीन क्या कर जाएगा, आपके पास डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बायोनेट फोर्स बढ़ेगी और सबमरीन दोबारा किधर आ जाएगी, हमारे पास वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है सबमरीन का। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे 9th क्लास में भी आ चुका है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। लास्ट जो हमारे पास चीज है, एक क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी लेक्चर के अंदर। कहते हैं व्हाई एन आयरन नेल सिंक इनसाइड द वाटर हाउएवर लार्जर शिप डू नॉट। शिप बड़ी है, उसका वेट उल्टा ज्यादा है, नेल का वेट कम है, फिर नेल्स डूब जाती है, शिप क्या करती है, फ्लोट करती है। तो बेसिक फर्क क्या है, बेसिक फर्क मैंने आपको बताया था बच्चे कि डेंसिटी ऑफ द आयरन ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए नेल क्या करती है, सिंक कर जाती है। क्यों, डेंसर है वो नीचे चली जाती है। लेकिन उसी केस में फिर जहन में क्वेश्चन आता है कि शिप के केस में भी तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा ही है। लेकिन शिप के केस में बच्चे मैंने अभी आपको बताया था कि हम उसके अंदर क्या रख देते हैं, हॉलो चैम्बर्स रख देते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। जब डेंसिटी लेस होती है जिसकी वजह से शिप के ऊपर बायोनेट फोर्स बढ़ जाती है, और शिप हमारे पास क्या करती है, और फ्लोट करती है, और नेल क्या करता है, थैंक यू विजय।